बनाना सिखाऊंगी। एक्सेल में जब हम स्प्रेडशीट बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्लैंक शीट लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्कबुक खोली है जिसकी एक ब्लैंक शीट मैंने सिलेक्ट करी है। मैं आपको दोबारा से खोल के दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ जैसे ही मैं फाइल पे आई, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू। इस न्यू के ऑप्शन पे आने पर आपको यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ मेरे पास ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट हो गई है और ये है शीट नंबर 1। मैं यहाँ इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास शीट 2 खुल जाएगी, लेकिन अभी हमें शीट 1 पे काम करना है तो हम शीट 1 ही खोलेंगे। आज मैं आपको एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाना सिखाऊंगी और हमारे आज के स्प्रेडशीट का टॉपिक है कि एक स्कूल अपने फ़ीस का रिकॉर्ड कैसे रखता है। मान लेते हैं एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के बच्चे फ़ीस डिपॉजिट करा रहे हैं, तो स्कूल अपनी स्प्रेडशीट कैसे बनाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ से 5 कॉलम छोड़ देने हैं, 1 2 3 4 5। 6th कॉलम पे आके हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अब जब भी एक स्कूल फ़ीस सबमिट करेगा किसी बच्चे की तो उसके पास क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए सीरियल नंबर, तो यहाँ हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे। नेक्स्ट सेल पे जब हम आएंगे तो इसके बाद उस बच्चे का एडमिशन नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल किसी बच्चे की फ़ीस डिपॉजिट कर रहा है तो उसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका एडमिशन नंबर। सॉरी, यहाँ पे एडमिशन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का नेम भी पता होना चाहिए, तो यहाँ नेम, उसकी क्लास पता होनी चाहिए। और कुछ स्कूल्स अगर चाहें तो सेक्शंस जैसे बहुत सारे होते हैं तो यहाँ सेक्शन पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 4 कॉलम्स। लेकिन अगर सीनियर क्लासेस हैं जैसे क्लास 11 और क्लास 12 तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स भी होती हैं हर एक क्लास की। किसी ने आर्ट्स ली है, किसी ने कॉमर्स ली है या किसी ने साइंस ली है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे स्ट्रीम का। नेक्स्ट कॉलम में हम बनाएंगे कि उसकी कितनी फ़ीस पेंडिंग है, किस मंथ की, कौन से मंथ की वो फ़ीस डिपॉजिट पे कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उसकी मंथली फ़ीस पे उसने कितनी करनी है, कितनी पेमेंट ड्यू है उसकी। तो यहाँ पे पेमेंट ड्यू के नाम से कॉलम बना देंगे। अब कुछ बच्चे ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का कॉलम बनाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी फ़ीस एडवांस में चली गई होगी। मान लेते हैं किसी ने अप्रैल की फ़ीस देनी थी और वो फ़ीस उसने मार्च में ही पे कर दी, तो यहाँ पे एक एडवांस फ़ीस का कॉलम भी बनाएंगे। एडवांस। उसके बाद अब हमारे पास पेमेंट कितनी उसने करनी थी, उसने ट्रांसपोर्ट ली है बच्चे ने या नहीं ली, उसके नाम की कोई एडवांस पेमेंट तो नहीं आई हुई, ये हो गया। अगर बच्चा फ़ीस लेट पे कर रहा है तो फ़ीस पर फ़ाइन भी लगेगा, तो यहाँ पे हम एक फ़ाइन का कॉलम बनाएंगे। अब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही होगी हमारी टोटल फ़ीस, कि बच्चे ने कितनी फ़ीस टोटल पे करनी है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इस कॉलम में जो मैंने पेमेंट लिखा है तो यहाँ कुछ स्कूल्स ट्यूशन फ़ी भी मेंशन करते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ ट्यूशन फ़ी मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा एडिशनल चार्जेस लगाए जाते हैं जिसे मिसलेनियस चार्जेस भी कहा जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ मिसलेनियस चार्जेस का एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं।
लेकिन मैं सिर्फ पेमेंट का ही कॉलम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस पेमेंट के कॉलम में ही ट्यूशन फी प्लस मिसलेनियस चार्जेस को मैं प्लस करूँगी। अब यहाँ पे आएगी इसकी टोटल फीस कि उस बच्चे की टोटल फीस कितनी जाएगी। चलिए अब इन सबको हम सेल्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ पे जो भी हमने टाइप की है वो क्लियर नज़र आए। अब बच्चों के नेम्स बड़े हो सकते हैं तो हम यहाँ नेम का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। यहाँ पे क्लास और ये सेक्शन, स्ट्रीम, मंथ, पेमेंट का कॉलम भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ट्रांसपोर्ट अगर बच्चे ने ली है तो उसकी फ़ीस यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कितना एडवांस अगर किसी ने दी है तो यहाँ हम उसे मेंशन करेंगे, अगर फ़ाइन लगेगा तो, और फिर इन सब को कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो आएगी हमारी टोटल फ़ीस। अब ये तो ही हमारी हेडिंग्स, तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ से कलर चूज़ करेंगे। कलर हम इनका रख लेते हैं येलो और इन्हें बोल्ड कर देते हैं, और फॉन्ट इनका रख देते हैं 14। और हम मान लेते हैं कि हम 10 बच्चों की फ़ीस की डिपॉज़िट की हम रिकॉर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 एंटर 2। अब हमें एक एक सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फर्स्ट सिलेक्ट नंबर के सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे पूरा सिलेक्ट करके इसे ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ से आप जितने भी स्टूडेंट्स की फ़ीस का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। ये सीरियल नंबर्स हमारे 15 तक आ गए। चलिए 15 तक बना लेते हैं, 15 बच्चों का रिकॉर्ड बना लेते हैं हम। इसके बाद इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके जिस पर हमारा डेटा आएगा इससे हम इस पे बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ बॉर्डर भी लग गया। थोड़ा सा हम इस सेल को और बढ़ा लेते हैं क्योंकि बोल्ड हो गया है। अब हम डालते हैं बच्चों का एडमिशन नंबर। उससे पहले हम इस सारे सेल्स को सिलेक्ट करके इन सेल्स पे जहां हमें डेटा रिकॉर्ड करना है इसका फ़ॉन्ट हम 12 रख देते हैं, क्योंकि ऊपर का 14 रखा है तो इसका 12 रख देते हैं। और इसे भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं, इससे लाइट कलर ही करते हैं, ये ठीक रहेगा। तो एडमिशन नंबर मान लेते हैं, एडमिशन नंबर है फर्स्ट P001, एंटर P009। इस तरह से कोई भी आप एडमिशन नंबर्स डाल सकते हैं। 005, एंटर P002, एंटर P001, सॉरी 1 हो गया, 3, एंटर P015, एंटर P011, एंटर P007, एंटर P004, एंटर P013, एंटर P018, एंटर P025, एंटर P032, एंटर P019, एंटर P020। ये तो हुआ 15 बच्चों के एडमिशन नंबर। अब इनके नेम्स भी हम एंटर कर देते हैं।
आप कुछ भी नेम्स एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ABC टाइप कर रही हूँ। जैसे पहला बच्चा है A, इसी तरह से S मैं अल्फ़ाबेटिकल में कर रही हूँ। आप कुछ भी नेम्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। C D L P O U J I X G E R। ये तो हो गए नेम्स। अब आती है बारी क्लास की। अब मैं ये चाहती हूँ कि क्लास पे मैं जैसे ही एंटर करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। मतलब अगर नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह की क्लासेस हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। मतलब यहाँ मुझे टाइप ना करना पड़े, मैं जैसे यहाँ पे इस सेल पर क्लिक करूँ तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे पास अपने आप रेडी होके आ जाए। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए मैं शीट 2 पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं जोन सी भी उस स्कूल में क्लासेस होंगी उन सारी क्लासेस को यहाँ पे टाइप कर दूँगी। जैसे मान लेते हैं नर्सरी, KG, प्रेप, इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और आगे अगर मैं इसे पूरा ड्रैग भी करना चाहूँ तो ड्रैग कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 12th क्लास तक मेरे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है। अब इस लिस्ट को मैं चाहती हूँ, इस लिस्ट को मैं यहाँ इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहती हूँ, इस सेल में या इस सेल में। तो यहाँ इसके लिए क्या प्रोसीजर है मेरे पास, इसका प्रोसीजर है मेरे पास, मैं यहाँ पे डेटा पर आऊँगी। डेटा पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऊपर डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते ही सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट। जैसे आपने लिस्ट सेलेक्ट किया, सोर्स में हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। कौन सी रेंज, जहाँ हमने टाइप किया हुआ है। हमारी रेंज है शीट 2 पे, तो हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी रेंज है सारी, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। इसे मैं थोड़ा सा एडिट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ शीट 2 इसने 2 बार टाइप कर दिया है। तो ये रेंज सिलेक्ट हो गई और मैं ओके कर दूँगी। अब जैसे ही मैंने ओके किया, आपने नोट किया यहाँ पे ये एरो का साइन आ गया। इस एरो के साइन का मतलब है कि जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी ये मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब जब भी मुझसे क्लास अगर मुझे एंटर करनी है तो मुझे यहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जोन सी क्लास होगी उसे क्लिक करूँगी और ये ऑटोमेटिकली क्लास यहाँ पे एंटर हो जाएगी। तो ये होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे 6th करना चाहूँ तो 6 और 10th करना चाहूँ तो 10th। इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की जाती है। अब ये पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर मैं ड्रैग करना चाहूँ तो यहाँ पे ड्रैग हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ। अब आप जिस भी सेल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती जाएगी। अब आपको क्लास टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ही जैसे आप सेल पे क्लिक करेंगे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। यहाँ तक हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गई है। इसे थोड़ा सा और ड्रैग कर लेंगे ताकि 15 बच्चों तक ये रेडी हो जाए। आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आपको यहाँ एरो दिखाई देगा, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी रेडी हो गई है। ये तो हुई क्लास की ड्रॉप डाउन लिस्ट।
अब मुझे सेक्शन की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार सेक्शन को टाइप करती रहूँ कि ए सेक्शन, बी सेक्शन या सी सेक्शन। इसके लिए भी मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है। तो मैं शीट 2 पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगी, तो यहाँ ए, बी, सी, डी, सिर्फ 4 ही सेक्शंस हैं। तो इसके लिए अब हम शीट 1 पे आएंगे, सेम प्रोसेस चलेगा। सेक्शन के फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे, या हम सारे सेल्स को भी क्लिक कर सकते हैं। आपको जिस पर भी डेटा वैलिडेशन लगाना है तो आप उन सारे सेल्स को भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक सेल पे क्लिक करके दिखाया था, फिर उसे ड्रैग करके दिखाया। अब मैं यहाँ सारे सेल्स को क्लिक करूँगी। 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चों के सेल्स को क्लिक कर देते हैं। अगेन वही डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पे फिर वो एनी वैल्यू को ना सिलेक्ट करके हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स पर आएंगे। अब इसने सोर्स पूछा है तो हम अपनी शीट 2 पे आएंगे और अब सोर्स क्या है, ये जो हमने सेक्शंस का कॉलम तैयार की है, इसे थोड़ा सा एडिट करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप नोट करो कि सेक्शंस का भी कॉलम तैयार हो गया। अब आपको यहाँ ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये हर सेल पे फॉर्मूला लग चुका है। अब आई बात स्ट्रीम की। अब कुछ बच्चों ने आर्ट्स ली है, कुछ ने कॉमर्स या कुछ ने साइंस ली है। इसे भी मैं बार बार टाइप नहीं करना चाहती, तो सेम हम उसी प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले शीट 2 पे आएंगे और यहाँ मैं टाइप कर देती हूँ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब शीट 1 पे आऊँगी मैं और इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर दूँगी। यहाँ पे सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन और फिर से हम लिस्ट के प्रोसेस पे आएंगे और सोर्स। अगर आप चाहें, कभी कभी हमारा डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो हम सोर्स पे टाइप भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस टाइप भी करूँगी, तब भी डेटा वैलिडेशन लग जाएगा। लेकिन हमें हमेशा एक नई शीट पर ही अपना डेटा वैलिडेशन का प्रोसेस दिखाना चाहिए, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है कि हमने ये डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसके लिए शीट 2 पे आएंगे और यहाँ से हम सोर्स सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शीट 2 एक ही बार उसने टाइप की है। तो यहाँ पे भी अब स्ट्रीम आ गई। अब स्ट्रीम को हम एक बार देखते हैं, तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब जिस भी स्ट्रीम को हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ ऑटोमेटिकली टाइप होके आ जाएगी। इसे डिलीट कर दें तो यहाँ से डेटा वैलिडेशन नहीं हटेगा, सिर्फ सेल ब्लैंक हो जाएगा। अब बात करते हैं मंथ की। अब मंथ पे भी मुझे यही सेम प्रोसेस करना है। मैं बार बार मंथ को टाइप नहीं करना चाहती, तो इसके लिए हम फिर से शीट 2 पे आएंगे और यहाँ पे मंथ्स के नेम लिखते हैं। तो जनवरी, फरवरी। अब मंथ्स के नेम आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही ड्रैग करोगे आपको दिसंबर तक यहाँ पे मंथ्स के नेम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। शीट 1 पे आएंगे और इस मंथ के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, फिर से हम लिस्ट को चूज़ करेंगे और यहाँ पे सोर्स अपना टाइप करेंगे या फिर रेंज अपनी सिलेक्ट करेंगे। ये है सोर्स और इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यहाँ भी लग गया और सारे मंथ्स के नेम्स आ गए। अब आपने देखा कि स्ट्रीम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ स्ट्रीम की आ गई। सेक्शंस पे क्लिक करेंगे। अब आपको इनमें से कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपनी शीट रेडी करेंगे
आपने किसी की एंट्री करनी है, किसी भी बच्चे की, यहाँ पे जो नेम्स हैं ये तो आपको मैंने रफली करके दिखाए हैं, नहीं तो नॉर्मली आप एक एक बच्चे का नाम टाइप करोगे ऐसे, और फिर उसकी क्लास, फिर सेक्शन, फिर उसकी स्ट्रीम, और फिर डिसाइड होगा कि वो कौन से मंथ की फ़ीस दे रहा है। अब ये तो थी यहाँ तक डेटा वैलिडेशन की बात। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। अब हम टोटल फ़ीस निकालेंगे कैसे? टोटल फ़ीस निकलेगी जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू का साइन। टोटल फ़ीस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस मंथ की पेमेंट उसने कितनी देनी है, कितनी पेमेंट उस मंथ की है। उसके बाद अगर उस बच्चे ने ट्रांसपोर्ट ली हुई है तो यहाँ प्लस हम ट्रांसपोर्ट की फ़ीस को भी प्लस करेंगे। अगर उस बच्चे की फ़ीस कोई एडवांस में दी गई है तो हम उसे माइनस करेंगे, तो यहाँ एडवांस को माइनस, और अगर फ़ाइन लग रहा है तो उसे प्लस करेंगे। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। 0 इसलिए क्योंकि अब तक हमने यहाँ पे कोई अमाउंट टाइप नहीं किया। अगर मान लेते हैं, मैं आपको रफली करके दिखाती हूँ, अगर बच्चे की फ़ीस 5000 रुपीज़ है इस मंथ की, और उसने ट्रांसपोर्ट भी लिया हुआ है जिसमें से 500 उसकी ट्रांसपोर्ट फ़ीस जा रही है, तो यहाँ आप टोटल फ़ीस पे अमाउंट देखो, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होता जा रहा है। एडवांस उसने 100 रुपीज़ का दिया हुआ है, एक रफली हम आइडिया लेते हैं, तो यहाँ 100 माइनस हो गया, और उस पर लेट फ़ीस का फ़ाइन भी लग रहा है, एक मंथ की फ़ीस का उस पर लेट फ़ाइन भी लग रहा है, तो यहाँ 300 का, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जाएगा। अब मान लेते हैं कि उसने कोई एडवांस नहीं दिया, यहाँ पे एडवांस कोई नहीं है, हम इसे डिलीट कर दें, तो यहाँ ऑटोमेटिकली पेमेंट जितनी उसने देनी थी, ट्रांसपोर्ट फीस उस पर जितना लगा, और कितना लेट फ़ीस का फ़ाइन लगा, या फ़ाइन भी ना लगाओ। अब हम इस तरह से इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर लेंगे। अब हम इसे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे डिलीट कर दें तो वहाँ पे भी अमाउंट कम हो गया, यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ भी अमाउंट कम हो गया। अब आप किसी भी सेल पर कोई भी अमाउंट एंटर करेंगे तो उसी पूरी रो में टोटल फ़ीस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ 7 लिखा मैंने, तो यहाँ भी 7 आ गया ऑटोमेटिकली, वो फॉर्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ यहाँ। अब मान लेते हैं यहाँ पे किसी का भी मैं नाम डाल देती हूँ, और इसकी क्लास है 8, तो मुझे यहाँ से क्लास सिलेक्ट करनी है। हम 8 को सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन सिलेक्ट करना है, इसका सेक्शन बी है तो बी, और स्ट्रीम क्योंकि 8th क्लास में है तो इसकी तो कोई स्ट्रीम होगी नहीं, स्ट्रीम सिर्फ 11th और 12th के लिए होती है, तो स्ट्रीम का कॉलम हम छोड़ देंगे। मंथ, और इसकी फ़ीस जाएगी मार्च की, और पेमेंट यहाँ पे 2000, ट्रांसपोर्ट भी जाएगा 500, और एडवांस 1300, और फाइन कोई नहीं। तो इस तरह से हम एक्सेल में शीट तैयार करेंगे। अब ये तो हुई हमारी एक्सेल की शीट। अब यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर के रोज़ और कॉलम्स छुड़वा दिए थे पूरे। हम इतना इसे मर्ज कर लेंगे, और इसे कलर भी कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइप कर देते हैं फीस रिकॉर्ड। इसका फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं ताकि क्लियर नज़र आ जाए, और हम इसे बॉर्डर भी दे देंगे। इस तरह से आपकी फ़ीस के रिकॉर्ड की शीट तैयार हो जाएगी।